की, भारत माता की। मैं सिंगरौली की धरती को नमन करता हूं और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है और आज मैं बेढ़न के वार्ड नंबर 40 के मतदान केंद्र 150 पर जाकर मैंने कार्यकर्ताओं के घर पर झंडा बांधा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आज हमारे मुख्य अतिथि देश जिन्हें यशस्वी रक्षा मंत्री के तौर पर जानता है, मैं मंच पर बैठे लोग हों या सामने बैठे हुए लोग हों, उनसे कहना चाहता हूं कि जब मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था तो आज से 41 साल पहले आदरणीय राजनाथ जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को गढ़ने का जिन्होंने काम किया, ऐसे आदरणीय राजनाथ जी के लिए जरा तालियां बजाकर हम हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित मेरे साथ में राज्य मंत्री, जिस परिवार से वो आते हैं, आदरणीय जगन्नाथ सिंह जी के, ऐसे आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी, हमारे उम्मीदवार जो एक अच्छे कुशल डॉक्टर के अलावा अच्छे समाज सेवक भी हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, संभाग के हमारे प्रभारी प्रदेश के महामंत्री मेरे अनुज सम्मानीय रणवीर रावत जी, जिला अध्यक्ष रामसुमरन गुप्ता जी, विधायक सिंगरौली रामनिवास साय जी, विधायक देवसर राजेंद्र मेश्राम जी, जिले की प्रभारी श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेरे मित्र सम्मानीय रामलल्लू वैश्य जी, पूर्व विधायक सुभाष रामचंद्र वर्मा जी, मेरे एक और अनुज और मित्र मेरे समय जो युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, सम्मानीय गिरीश द्विवेदी जी, श्रीमती प्रेमवती खैरवार जी, देवेंद्र पांडे जी, दिलीप साय जी, सुंदर साय जी, राजकुमार दुबे जी, लालपति साकेत जी, राजेश तिवारी जी, रविंद्र सिंह जी, श्रीमती सरोज सिंह पटेल जी, अरविंद दुबे जी, प्यारेलाल चौबे जी, सरोज साय जी, श्रीमती आशा यादव जी, श्री चंद्रिका वैश्य जी, विनोद चौबे जी। एक संपन्न मंच है और आप सब यहाँ पर बड़ी जिस परिस्थिति में आप पधारे, मुझे पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महुआ का एक सीजन है, कटाई का सीजन है। ये ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली, लेकिन हम अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि सिंगरौली की तीनों विधानसभाएं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती रही, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि आज इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े नेता आज सिंगरौली की धरती पर हैं। मैं आदरणीय राजनाथ जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब हम लोग छात्र जीवन से राजनीति में आए और उस समय जब हम उनको देखते थे कि वो प्रोफेसर होने के बावजूद भी हम सबको जो मार्गदर्शन करते थे, बाद में मैंने सरकार में, चाहे वो अटल जी की सरकार हो और चाहे मोदी जी की सरकार हो, जब वो कृषि मंत्री थे तो वो ऐसे कृषि मंत्री थे कि कृषि मंत्रालय के कामकाज को लेकर जो आज किसानों के बारे में हम रौनक देखते हैं, उन तमाम कानूनों को, उन तमाम नियमों को बनाने वाले और किसानों को दिशा देने वाले काम जब किसी ने किया था तो आदरणीय राजनाथ जी ने किया था। मुझे वो दिन भूलता नहीं है। मैं सांसद था और मैंने गौरक्षा का संकल्प मेरा पारित हुआ था। जब मैं उनके पास गया कि ये गौ माता के बचाने के लिए संकल्प है जो संसद में पारित हुआ है, वो पहला प्रयास था सरकार का, जो पहला कदम था वो उठाने वाले आदरणीय राजनाथ जी थे। और इसलिए मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए लोग हों या क्षेत्र की जनता या देश का नागरिक, जब वो देखता है कि पाकिस्तान की सीमा पर जब हमारा सैनिक लड़ता है तो उसको साहस देने वाला कोई व्यक्ति अगर होता है तो देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ जी होते हैं। कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो वो अस्वस्थता के बावजूद भी जब देश को वो संबोधित कर रहे थे, ये चीजें हमें सिर्फ भाषण के तौर पर नहीं मिलती, हमें प्रेरणा और ताकत के तौर पर मिलती है। और इसलिए मैं कोई ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा
कि वो यहाँ पर पधारे हैं। मैं मंच की तरफ से और आप सबकी तरफ से हृदय से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और विनम्रता के साथ उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। यही प्रार्थना मैं आदरणीय राजनाथ जी से करता हूँ। भाई साहब आप आएँ और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय राजनाथ जी। जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, राजनाथ सिंह जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, राजनाथ सिंह जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, राजनाथ सिंह जैसा हो। राजनाथ सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और मेरे अनुज और जिनसे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, बहुत ही तेज तर्रार नेता श्रीमान प्रहलाद जी पटेल, राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह और विनम्रता शालीनता के प्रतीक लंबे समय से जिन्होंने की पार्टी की सेवा की है, अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे हैं, ऐसे डॉक्टर राजेश जी मिश्रा, रणवीर सिंह जी रावत, राम सुमिरन जी, रामनिवास जी साहू, राजेंद्र मेश्राम, श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी, राम लल्लू वैश्य और बहुत सारे नाम हैं। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाई, अभी कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश की कई सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था। मुझे याद है जब मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला था तो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक जो किसी राज्य अथवा देश में होने वाले चुनाव के संबंध में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं, उन लोगों ने यह मान लिया था कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। एक शब्दावली है एंटी इनकम्बेंसी। लोगों ने कहा लोग बहुत नाराज हैं। बहनों भाइयों, लेकिन मैं आपके पड़ोस के ही राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जब भी मध्य प्रदेश के लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना होता था तो लोग यह कहते थे कि चाहे कोई कुछ भी कहे, सरकार यदि मध्य प्रदेश में किसी की बनेगी तो स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और सचमुच आप लोगों ने करिश्मा किया। मैं मध्य प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की झोली विधानसभा चुनाव में भर दी। अब फिर से लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया 4 महीने के बाद ही। मेरा यह मानना है और हमारी पार्टी का भी यह मानना है, बार बार चुनाव का होना, कभी किसी साल किसी एक राज्य में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, फिर दूसरे साल दूसरे राज्य में हो रहा है, कुछ ही महीनों के बाद तीसरे राज्य में हो रहा है। यह सिलसिला लगातार चलता रहा है आजाद भारत में। हम लोगों का मानना है कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। चुनाव कराना है तो चुनाव लोकसभा के साथ सारे विधानसभाओं का करा लीजिए। और जहां तक नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, इन सबका चुनाव सारे देश भर का एक साथ करा लीजिए। सारी मुसीबत समाप्त। क्यों हम आपका समय बर्बाद करें? क्यों हम देश का पैसा बार बार चुनाव कराकर बर्बाद करें? मैं समझता हूं कि कोई जरूरत नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच देखिए।
उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद की अध्यक्षता में, और उन्होंने कहा कि यह कमेटी गंभीरतापूर्वक थारोली चीजों की स्टडी करके समग्र रूप से अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट दे दे, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे कराया जाना चाहिए, इस संबंध में उनकी क्या ओपिनियन है, उनका क्या मत है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने प्रस्तुत कर दी है। अब देखिए आगे फैसला इसका होगा, क्या होना है। अब इस समय तो उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हम लोगों का विचार यह है, एक चुनाव एक देश, वन नेशन वन इलेक्शन, यह होना चाहिए। आप लोग सहमत हो, जरा तालियां बजाइए तो मैं मान लूं सभी लोग। वेरी गुड। और मैं यह मानता हूं कि यदि एक देश एक चुनाव यदि होता है तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा और यहां की जागरूक जनता भी अपने मतों का प्रयोग ठीक तरीके से कर सकेगी। और बार बार कभी कभी मैं देखता हूं कि राजनीतिक पार्टियां जनता को जो तरह तरह के प्रलोभन देने की कोशिश करती हैं, उनकी जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। कम से कम यह सिलसिला तो काफी हद तक कम हो जाएगा। खरीद फरोख्त का भी सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उसका समाधान यह है। और यह चर्चा यहां पर मैंने इसलिए की क्योंकि अभी 4 ही महीने पहले यहां पर लगभग 20 मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद मैं आज फिर मध्य प्रदेश में आ गया और फिर अगली सभा करने के लिए भी सिंगरौली जाऊंगा, सीधी जाऊंगा। तो बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की जनता ने हमारे बोलते ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहते जिस तरीके से आप लोगों ने तालियां बजाई हैं, अब इससे मैं पूरी तरह से सहमत हो गया कि सारा देश चाहता है इस देश में वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 2003 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी लंबे समय तक यहां के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद इस समय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे। और 2003 के पहले का भी मुझे याद है अच्छी तरह, उसके पहले मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मध्य प्रदेश के बारे में लोग कहते थे मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने लंबे समय तक जिम्मेदारी संभाली है। बीमारू राज्य की श्रेणी से उन्होंने मध्य प्रदेश को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। और मैं कह सकता हूं कि आज देश हमारा यदि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो देश को आगे ले जाने में ग्रोथ इंजन का काम यह हमारा मध्य प्रदेश राज्य भी कर रहा है। इस बात पर मुझे गौरव की अनुभूति होती है। विकास के इंजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश ही हमारा मध्य प्रदेश सरकार कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। बहनों भाइयों, अब फिर से लोकसभा का जब चुनाव है, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जो कहती है वो करती है। और मैं प्रेस के मित्रों से भी कहना चाहूंगा, जब से हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, भारतीय जनसंघ के रूप से जब से हम काम कर रहे हैं, हमारे चुनावी घोषणा पत्र को निकालकर आप देख लीजिए, जो हम लोगों ने कहा है उसको किया है। यदि न किया हो तो अखबार के पन्नों पर लिख देना राजनाथ सिंह आए और जनता से झूठ बोलकर चले गए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर चले गए। बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर मैं आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। हम लोग कहते थे बार बार, रामलला हम आएंगे, अयोध्या में
मंदिर बनाएंगे। और लंबे समय से 1984 से कहते चले आ रहे थे। तो लोग ये कहते थे, हर चुनाव में आप लोग यही बोलते हैं, कब आपके रामलला आएंगे, कब मंदिर बनेगा। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया, रामलला आ गए अयोध्या में। अपनी कुटिया से उठकर रामलला जब अपने महल में स्थापित हो गए हैं, राम राज्य का सिलसिला भी भारत में प्रारंभ होगा। हम लोगों ने कहा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करेंगे। जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है, वही दर्जा जम्मू कश्मीर का भी होना चाहिए। बहुमत मिल गया हमको संसद के दोनों सदनों में, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा नागरिकता कानून बनाएंगे, नागरिकता कानून बना दिया। अब देखिए, कांग्रेस के लोग, दूसरे विरोधी पार्टियों के लोग, यह लोगों के बीच एक गफलत पैदा करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यह नागरिकता का कानून मुसलमानों के खिलाफ है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जहां मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वहीं पर यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, इस पर विश्वास करने वाले हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं। लेकिन बराबर यह कांग्रेस पार्टी के लोग एक नफरत पैदा करके लोगों के मन में उनको डराने की कोशिश करते हैं, भाजपा के पास मत जाना। और नागरिकता कानून बना दिया तो कहते हैं कि मुसलमान भारत से बाहर निकाल दिया। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, कोई भी मुसलमान भारत से बाहर नहीं जाएगा। जो भारत का नागरिक है, भारत में ही रहेगा। मुद्दों का अकाल है विरोध पक्ष के पास, मुद्दे ही नहीं है। ते जनता की आंखों में धूल झोंक कर, जनता को गुमराह करके ये उनका समर्थन हासिल करना चाहता है। बहनों भाइयों, यह फैसला आपको करना है। क्या ऐसी राजनीतिक पार्टियों को यहां पर चलना चाहिए? लेकिन आप लोगों ने काफी हद तक सबक सिखा दिया है कांग्रेस को। लंबे समय तक हिंदुस्तान में उन लोगों ने हुकूमत की है, सरकार बनाकर जनता की सेवा नहीं की है, बल्कि हुकूमत की है। सेवा करने वाली सरकार यदि कोई आई है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आई है। हम सरकार केवल शासन चलाने के लिए नहीं करते, हम सरकार बनाते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए हम सरकार बनाते हैं। काम क्या क्या हुआ है, यदि मैं इसकी चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। अब जैसे यहां लोग बैठे हैं, जिनके पास कच्चा मकान रहा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं शायद ही कोई बचा होगा तो उसको भी मिलेगा। शायद ही ऐसा कोई बचा होगा जिसके पास कच्चा मकान रहा होगा, कच्ची छत रही होगी, उसको पक्का मकान न मिल गया। इतना ही नहीं, हमारा प्रधानमंत्री यह भी सोचते हैं हर घर में हमारी गरीब माताओं बहनों को पानी लेने के लिए घर से बहुत दूर न जाना पड़े, घड़े पर घड़ा भरा हुआ पानी का लेकर अपने घरों को वापस आए। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। मेरे बहनों भाई, मैं समझता हूं यह काम यहां प्रारंभ हो गया हो, या यह काम प्रारंभ हुआ है ना यहां, बताइए। पर इस हद तक जाकर जनता की चिंता करना, जिसके अंदर सेवा का भाव होगा मेरे बहनों भाइयों, वही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। और मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने फिर से यहां पर डबल इंजन की सरकार बना दी है। डबल इंजन की आप लोगों ने सरकार बना दी है। और मैं कहना चाहता हूं आपने कृपा की है। यहां पर बड़ी संख्या में किसान भी बैठे होंगे। किसान यदि नहीं होंगे तो किसान परिवारों के लोग बैठे होंगे। मैं जानता हूं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं। धान, गेहूं, राई, जो कुछ भी पैदा होता है, कभी कभी यह होता है कि ज्यादा जब पैदावार हो जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है।
जितनी कीमत किसान को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। जानते हैं हम लोगों ने क्या सोचा है? बहनों भाइयों, तय कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 100 लाख नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो ये आपके समझ में ना आता तो घर में जाकर बच्चों से पूछ लेना कि 1.25 लाख क्या होता है। 1.25 लाख करोड़ रुपया सारे देश भर में खर्च करेंगे और भंडारण की व्यवस्था करेंगे। यदि हमारे किसान को उसके उपज की उचित कीमत यदि नहीं मिल पा रही है तो अपना वह पैदा हुआ अनाज ले जाकर भंडार में रख दे, थोड़ा पैसा वहां से ले ले, घर का कामकाज चलाए और जब कीमत बढ़ जाएगी तो ले जाकर बाजार में उसे बेच दे। यह चलेगा कि नहीं चलेगा? और इस प्रकार की सोच 55 वर्षों तक इस भारत में कांग्रेस पार्टी की नहीं रही है। यह सोच यदि किसी की हो सकती है जो सेवा भाव से राजनीति करेगा उसी की हो सकती है, और यह सोच यदि किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। मुझे जानकर खुशी हुई, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश में ऐसे थे जिनको जमीन जाकर जोत लेते थे, लेकिन स्वामित्व का अधिकार उनको प्राप्त नहीं था। लोगों के घर बने थे लेकिन मालिक नहीं थे, वो घर को बेच नहीं सकते थे, स्वामित्व का अधिकार नहीं था। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में मालिकाना हक दिया गया है। कल्पना कर लीजिए कि सारे हिंदुस्तान में क्या होगा। छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान यदि किसी ने दिया है तो जमीनी राजनीति करने वाली हिंदुस्तान की इकलौती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है मेरे मित्रों। और मैं आपसे कहकर जाना चाहता हूं, गरीबों को हर मुसीबत से बचाना यही है मोदी की गारंटी। गरीबों को हर मुसीबत से बचाना यही है मोदी की गारंटी। और भारत तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा। आप लोग मिस्टर पुलिस इंस्पेक्टर, बी कॉशन, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि संकट से इस देश को यदि कोई उबार सकता है तो भारतीय जनता पार्टी उबार सकती है। आप सबका सपोर्ट चाहिए। अब भ्रष्टाचार, 10 साल हो गए हम लोगों को, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगा पाया? कांग्रेस की सरकारों का आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगे। कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। क्या कारण है कि हमारे ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस नहीं लगा पा रही है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे? सत्ता में रहते हुए मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। और मुझे याद आता है कि राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, कहते थे, मैं उनकी नीयत पर, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ये व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होती है। किसी की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन उनकी नीयत थी कि जो पैसा ऊपर से भेजा जाता है गरीबों के लिए, पूरा का पूरा पैसा उनके जेब में जाना चाहिए। लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने कहा हम क्या करें, दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा नीचे भेजते हैं, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते लोगों की जेब में बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है, 86 पैसा या भ्रष्टाचार की में चढ़ जाता है। इस चुनौती को पहली बार आजाद भारत में किसी ने स्वीकार किया, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसी व्यवस्था कर दी, जनाधार, जनधन योजना, मोबाइल, आधार, तीनों को मिलाकर एक ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी, इसे ट्रिनिटी कहते हैं। मिलाकर उन्होंने तैयार कर दी कि आज उसके माध्यम से 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता है तो आपकी जेब में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। तो भ्रष्टाचार केवल भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। करने की दिल में तड़पन चाहिए, चाहत होनी चाहिए, और यह करके हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया। देश की सुरक्षा का जहां तक सवाल है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।
मैं समस्त देशवासियों को भी यहां से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आश्वस्त रहिए, आपके देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं बहनों भाई, पूरी तरह से सुरक्षित है। आपने देखा होगा हुकूमत कैसे चलती है, आए दिन किसी न किसी राज्य में बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें हो जाती थी। आतंकवादी आते थे, 150 लोगों को मारकर चले गए। मुंबई में क्या हुआ 2008 में, पाकिस्तान से आतंकवादी आए समुद्र के माध्यम से, होटल में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों को मारकर चले गए। और उस समय के कांग्रेस के गृह मंत्री ने कहा था, अरे आतंकवादी घटनाएं तो छोटी मोटी होती रहती है। कई हमारे पुलिस के जवान, कई पुलिस के बड़े अधिकारी उसमें शहीद हुए थे। क्या यही सोच का तरीका होना चाहिए? बहनों भाइयों, अब आपको आतंकवादी वारदात हिंदुस्तान में शायद कश्मीर में एक आध दो छोड़कर, लेकिन अब कहीं भी उसकी आपको सूचना प्राप्त नहीं होती होगी। यह है भारत और यह है सरकार की हैसियत, यह है सरकार की शाख। आज तो मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा आप सब लोगों के सामने, क्योंकि आगे भी जाना है। आज आप लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, डॉक्टर राजेश मिश्रा ये बहुत हमारे विनम्र, शालीन और जिंदगी भर इन्होंने बिना किसी पद पर रहे जनता की सेवा की है। इसलिए बिल्कुल आप सब कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय दिलाकर यहां से भेजें, यही मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया। यदि आप सभी सहमत हों तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।